What a wonderful world. What a wonderful world. तकरीबन 22 साल पुरानी इस तस्वीर में नन्ही फराह जुबैर अपनी बड़ी बहन की गोद में है। फराह पीआईए के पायलट कैप्टन जुबैर की सबसे छोटी बेटी है, जो अपने वालिद के तैयारे समेत लापता होने के बाद पैदा हुई। 25 अगस्त 1979 की एक रोशन सुबह पीआईए की परवाज 404 ने कैप्टन जुबैर और फर्स्ट ऑफिसर बिलगिरामी समेत 54 मुसाफिरों के साथ फलक बोस पहाड़ों के दरमियान गिलगित एयरपोर्ट से उड़ान भरी। कुछ देर बाद ही तैयारे का राब्ता टूट गया। वज़ारत दिफा की अलमारियों में बंद फाइलों से बाहर आने वाली बाज़ मालूमात के मुताबिक परवाज के 10 मिनट बाद 2 मगरबी बाशिंदों ने तैयारे को नागा पर्बत से देखा। आज़ाद कश्मीर के केल सेक्टर में तैनात पाक फौज के 32वें ब्रिगेड के कैप्टन तारिक ने तैयारा मकबूजा कश्मीर की जानिब जाने की इत्तला दी। जराये के मुताबिक इस वाक़े से एक हफ्ता पहले कश्मीर के सुलगते महाज पर इंतहाई अहम वाक़या पेश आया था। पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन ताहिर सिद्दीकी दौरान परवाज रास्ता भटक कर श्रीनगर जा पहुंचे, लेकिन बहिफाजत वापस आ गए। इस पर भारत ने अपनी पूरी नॉर्दर्न कमांड तब्दील कर दी थी। लापता फोकर तैयारे का पता चलाने के लिए तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने 83 परवाजें की, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। सरकारी तौर पर तमाम 54 अफराद को मुर्दा करार देकर लवाहिकीन को मुआवजे दिए जा चुके हैं, लेकिन ये राज ही रहा कि आखिर हुआ क्या। सरकारी तौर पर खामोशी ने कई मफरूजों को जन्म दिया। ये भी है कि फोकर तैयारा रास्ता भटक कर या किसी और वजह से मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गया, जहां उसे मार गिराया गया। पैदाइश से पहले ही यतीम हो जाने वाली फराह जुबैर मुसाफिरों के लवाहिकीन और अवाम को 23 साल बाद भी इन सवालों के जवाब नहीं मिले कि बदकिस्मत फोकर तैयारे और इसके 54 मुसाफिरों पर क्या गुजरी और इनका अंजाम क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, once again Zara is back आपके चैनल पे स्माइल बिखेरने के लिए। एंड आई एम श्योर आप सब सेफ होंगे, अपनी सेफ्टी का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि एसओपीज आप फॉलो सही तरह नहीं करेंगे तो यू नो थिंग्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट। अपना 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ को बार बार वॉश करें और अपनी जिंदगी को मुस्कुराती हुई बना दें। तो इतनी मुझे ज्यादा रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं इस पे बार बार लोग देखना चाहते हैं कि एक्चुअली जो क्रैशेस हुए उनकी वजूहात क्या थी, और उसके लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए। तो विंग कमांडर जफर इकबाल जो हैं, उनको बहुत शौक है, वो अक्सर इस पे बहुत ज्यादा वो शोज भी करते हैं, टीवी पे भी हमें नजर आते रहते हैं। तो वी आर लकी, वो हमेशा हमें टाइम दे देते हैं। तो आज भी वो हमारे साथ आए हैं, और आज जो हम फ्लाइट को हमने डिस्कस करना है PK 404 25 अगस्त 1989 को, ये सुबह 7:36 पे टेक ऑफ की। उसके बाद कुछ ही देर बाद ये जाकर जो है वैनिश हो गई, बिल्कुल ही पता ही नहीं चला। वो उनकी सबकी ये कहना है कि क्रैश हो गई। अब इसके पीछे क्या वजूहात थी, एक मिस्ट्री है। तो मेरा बहुत ज्यादा था इस वाले इन्वेस्टिगेशन को, आप भी एंड तक जरूर देखिएगा कि असल वजह क्या थी। हम पूरा डिटेल इसको देखेंगे। गिलगित से इसने टेक ऑफ किया था और इस्लामाबाद लैंड करना था। हम विंग कमांडर जफर इकबाल को अपने साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सारा, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। वंस अगेन थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। बहुत शुक्रिया। आपको पता है आपके शोज बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, बहुत शौक से देख रहे हैं। बस दैट्स नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये इसमें बड़ा सीरियस एक इशू होता है, और आज जो है बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल, और लोग जानना चाहते हैं कि क्यों ये मसाइल होते हैं बार। बिल्कुल। तो हम आज की जो मैंने उनको लोगों को बता दिया कि हम गिलगित की PK 404 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए, टेक ऑफ की फ्लाइट, जैसे हर फ्लाइट टेक ऑफ करती है, कुछ देर बाद 7:36 पे इसने टेक ऑफ किया। 7:40 पे पायलट ने कॉल की, वो भी हुई,
उसके बाद वैनिश हो गया। तो ये सब क्या है, मतलब आज तक इसको पता नहीं चल सका, क्योंकि जहाज का कोई मलबा मिलता है, क्रैश होता है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं किसी को कुछ मिला। तो आप अगर इस पे रोशनी डालें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हो कि अगर मैं शुरू में इस जहाज़ का रूट आपको दिखा दूं कि जहाज़ का रूट क्या था, ताकि लोगों को जो टेरेन है वो समझ आए कि ये सारा पहाड़ी इलाका है और दुनिया के जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं, हिमालयाज, उसकी जो सब्सिडियरी रेंजेस हैं उसमें ये शामिल है। गिलगित है, उसकी हाइट 4000 फुट से ऊपर है, स्कर्दू की 7000 फुट से ऊपर है। तो जब इतनी बुलंदी के ऊपर जहाज उड़ते हैं और उनके दाएं तरफ पहाड़ी पहाड़ होते हैं, तो वो उसको अगर हम उसकी टेरेन आपको शो कर दें, उसका मैं रूट आपको शो कर दूं, तो लोग फिर हमारे साथ चल सकेंगे। तो अभी मैं आपको 1 मिनट में इसका रूट शो करूंगा और उसी रूट के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा ख्याल है कि जहाज के साथ क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो मतलब क्या ये मुमकिन हो सकता है कि कोई इंजन फेल हो गया हो और वो इस जो पायलट है वो उसको हैंडल ना कर सका और इस तरह से हो गया क्रैश? या पहले आप हमें दिखाएंगे और फिर हम उसके बारे में बात करें? जी, मेरा ख्याल है बेहतर है कि पहले हम जहाज का रूट देख लें और जहाज का उसकी जो है ना टेरेन, जमीन किस तरह की थी, जब वो देख लें तो फिर ये बात नाजरीन के लिए ज्यादा आसान होगी कि वो इस चीज को समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए। सैटेलाइट मैप है जिसमें मैं पहले आपको रूट दिखाऊंगा गिलगित एयरपोर्ट से कि जहाज क्या रूट फॉलो करता है। ये आपको हाथ नजर आ रहा होगा बना हुआ। जी बिल्कुल और बिल्कुल, ये गिलगित है। ठीक और है। आप देखेंगे कि गिलगित के इर्द गिर्द ये देखेंगे ये पहाड़ियां हैं सारी। अच्छा, ये पहाड़ियां देखें, ठीक है, पहाड़ियां और ये बर्फ है, ये सफेद रंग की जो पड़ी हुई है। हालांकि मौसम जो है वो गर्म है और अगस्त का महीना है, अगस्त की 25, लेकिन ये पहाड़ियां स्नो बाउंड है, जिसको कहते हैं कि देखें ये जहां जहां हाथ जा रहा है ये सारा ये स्नो है। तो ये गिलगित एयरफील्ड है और ये बिल्कुल ये दरिया आ रहा है, ठीक ये है। देखें। और जब आप एक्चुअली यहाँ लैंड करते हैं गिलगित से, तो इतना नजदीक है दरिया कि अगर आप कॉकपिट में बैठे हों तो ऐसा महसूस होता है कि जहाज दरिया के अंदर गिर जाएगा। ये गिलगित से आप इस तरह हम आते हैं, इसको फॉलो करता हुआ जब जहाज टेक ऑफ करता है, तो ये जगह है बुंजी, इसको कहते हैं बुंजी पॉइंट, ब्रावो भी कहते हैं कि बी से स्टार्ट होता है बुंजी। और उसके बाद ये रिवर इंडस इस तरह ये देखें चला रहा है रिवर इंडस, और ये पहाड़ियों के बीच में है। और ये आके अगला पॉइंट है चिलास, जिसको पॉइंट चार्ली भी कहते हैं, यहाँ बाइक एयरफील्ड भी है। ये जहाज फिर और ये है नांगा पर्वत, जो दुनिया की ऊंची तरीन चोटियों में से है। 26,666 फुट इसकी एलिवेशन है, इसकी बुलंदी है। और ये आप इस देखें कि सारी पहाड़ियां इसके दाएं तरफ, और ये भी स्नो, ये हर वक्त स्नो बाउंड होती है क्योंकि इसका ऑल्टीट्यूड इतना है एलिवेशन कि ये हर वक्त स्नो बाउंड होती है। अब मैं आपको चिलास से आगे थोड़ा रास्ता दिखा दूं कि ये देखें, ये नारान, ये आम एक बहुत ही मशहूर जगह है नारान। और ये आप जब जहाज आता है तो बुंजी से यहाँ तक उसके 18,000 फुट ऑल्टीट्यूड होता है, 18,500 फुट। और इस तरह वो नागा पर्वत की साइड से चलता हुआ आता है और नारान को क्रॉस करता है। यहाँ एक जगह है बाबूसर टॉप, ठीक है, जहाँ के बेसिकली एक दर्रा है जिसको कि आप जहाँ से क्रॉस कर जाते हैं पहाड़ियाँ। तो ये नारान है। और उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट किया है तो बेसिकली ये दिखाने के लिए कि अगर ये नांगा पर्वत है और यहाँ से भी अगर कोई जहाज आ रहा हो तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये मैं आपको इसको अब बड़ा करूंगा दिखाने के लिए आपको लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो सफेद डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी इसके नीचे ये सारा एरिया इंडिया के पास है। ठीक है, बांडीपुरा वगैरह, और केल पाकिस्तान में है, शारदा पाकिस्तान में है। ठीक है, ये मैं इसके बाद में बताऊंगा कि क्यों ये मैंने आपको दिखाई। और इस तरह आप ये नीचे जो पूंछ का एरिया है, और यहाँ से आप जब नारान से जहाज आता है आगे, तो आगे फिर इस्लामाबाद वगैरह है, वो मैं आपको एक अलग नक्शे पे दिखा दूंगा, वो रूट फॉलो करते हैं। लेकिन इसको देखना इसलिए ज्यादा जरूरी है इस मैप को, इस खास तौर पे, कि जहाज जो है वो गिलगित से टेक ऑफ के 9 मिनट के बाद ही उसकी कम्युनिकेशन खत्म हो गई। तो 9 मिनट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पहुंचा होगा बुंजी, इसके आगे नहीं।
अच्छा, अब क्या हुआ है, मैं पहले फ्लाइट का बता दूं कि फ्लाइट बिल्कुल अच्छा मौसम था, सुबह सुबह 2 जहाज चले वहां से, और ये पहली फ्लाइट के फौरन बाद कोई 4-5 मिनट बाद इसने टेक ऑफ किया जहाज ने। इसका फ्लाइट का नंबर था 404 और इसके अंदर मुसाफिर जो सवार थे वो 53 थे। कॉकपिट क्रू 3 था, क्योंकि जो कैप्टन इसमें बिलग्रामी साहब थे उनका ये रूट चेक था, और ये कैप्टन बिलग्रामी वो थे जो PIA की फ्लाइट 1986 जनवरी में चकलाला एयरपोर्ट के ऊपर पहिए ऊपर करके लैंड कर गई थी, उसमें थे, तो इनको डाउनग्रेड करके फोकर पे डाल दिया गया था। तो इसमें 3 पायलट बैठे हुए थे, 2 कैप्टन थे और एक रूट जो चेक पायलट होते हैं वो। तो ये जहाज यहाँ से गिलगित से टेक ऑफ किया और ये कहा जाता है कि इसने कॉल दी कि भाई मैं नॉर्मल रूट फॉलो नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ से होता हुआ नांगा पर्वत की दूसरी साइड से जहाज को लेकर जाऊंगा, लोगों को दिखाने के लिए कि नांगा पर्वत की दूसरी साइड कैसे लगती है। ये कॉल आई, कहते हैं, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद जहाज का पता नहीं चला। अच्छा, अब यह है कि ये टोटल 9 मिनट के बाद बुंजी यहाँ जहाज पहुंचता है, उसके बाद ये जहाज गायब हो गया, इसकी कोई कॉल नहीं आई, कुछ पता नहीं चला। और यहाँ से ये इसके आसानी से इसका कांटेक्ट होता था गिलगित के साथ VHF के ऊपर, और दूसरा HF भी था रेडियो। HF रेडियो इतना है स्ट्रॉन्ग कि यहाँ से आप बहराइन कॉल करें, बॉम्बे से कॉल करें तो वो सुना जाता है। तो यहाँ आके इस जहाज का पता नहीं चला कि जहाज किधर गया। अच्छा, अभी इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं? इसकी मैं 4-5 पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं हम। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जहाज, इसको यहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है और ये किसी ग्लेशियर में या थोड़ा सा आगे निकल गया रास्ता भूल के, और किसी ग्लेशियर में ये गिर गया और उसके अंदर ही चला गया जहाज। जब अंदर ही चला गया, सिंक हो गया, तो उसके ऊपर बर्फ है और वहां से जहाज आपको नजर नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो सैकड़ों साल नजर ना आए, या कभी वो बर्फ वहां से पिघल जाए तो आपको नजर आए। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसने किसी, ये समझे कि ये पहाड़ी है या ये बुंजी है तो यहाँ टर्न कर गया, या किसी ऐसी जगह के पहाड़ी को इसने हिट किया, थोड़ा सा ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, इसने किसी पहाड़ी को हिट किया है, फॉर एग्जांपल इस पहाड़ी को हिट किया और नीचे गिर गया, और ये जो बर्फ है ये स्लाइड करके उसके ऊपर चली गई और नजर आना बंद हो गया। ठीक है, ये एक वजह हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि बहुत स्वेयर टर्बुलेंस हो, इतनी स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस हो कि उसने जहाज को ब्रेकअप कर दिया। आमतौर पे हमने कभी ऐसी टर्बुलेंस नहीं देखी कि वो जहाज को ब्रेकअप कर दे, होती है, लेकिन जो पायलट्स हैं वो फटाफट अपना ना ऑल्टीट्यूड तब्दील कर लेते हैं। हाँ, यहाँ चूंकि पहले ही जहाज के नीचे टेरेन बहुत हाई होती है तो हो सकता है इतना आसान काम ना हो। ये एक बहुत ना दूर दराज की पॉसिबिलिटी है। आमतौर पे जहाज इतने मजबूत होते हैं कि टर्बुलेंस को सस्टेन कर जाते हैं। अच्छा, चौथी बात जो कि एक थ्योरी है, कंस्पिरेसी थ्योरी कर लें या क्या, कि ये पायलट जो है इसने नागा पर चूंकि कहा था अपने क्रू को और दूसरे जहाज को अनाउंस भी किया था कि मैं, देखें ये नॉर्मल जहाज जा रहा है, ये रिवर इंडस के साथ साथ, ठीक है, और उसने कहा कि नहीं, मैं जो है वो नागा पर्वत की दूसरी साइड से गुजरूंगा, और ये नागा पर्वत है 26,000 फुट, तो अगर वो इस साइड से गुजरा है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि उसको इंडियंस ने मार दिया। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि ये नागा पर्वत है और ये नागा पर्वत है, और से कितनी दूर जाके ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। जी जी। लेकिन ये हो सकता है कि अगर वो यहाँ से जहाज रास्ता भूल गया हो, ठीक है, वो नागा पर्वत को को दिखाते दिखाते अपनी ओरिएंटेशन भूल गया हो और वो बिल्कुल यहाँ आ जाए और इसको क्रॉस कर जाए गलती से, तो उसको शूट डाउन भी कर दिया हो। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन महसूस नहीं होता कि ऐसे हुआ होगा, क्योंकि अगर यहाँ भी आता तो वो HF के ऊपर कॉल करके बता देता, और HF के ऊपर लोगों को पता होता कि भाई वो नागा पर्वत की दूसरी साइड पे है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि चूंकि वो बगैर पूछे नागा पर्वत की दूसरी साइड पे गया है तो वो नहीं बताएगा। तो ये रेडार पे ये नहीं नजर आ रहा होता, रेडार क्या नहीं ये दिखा रहा होता ये कहाँ मौजूद है इस टाइम पे, रेडार का क्या था इसमें रोल? बिल्कुल आपने ठीक कहा, रेडार का इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि इस एरिया में देखें, ये जो है, मैं आपको दोबारा से गिलगित पे ले जाता हूँ, ये गिलगित है, नजर आ रहा है आपको गिलगित? नहीं, अच्छा, मैं आप इसको और बड़ा करता हूँ। अब आ रहा है बिल्कुल, अब आ रहा है। हाँ। ये गिलगित, यहाँ रेडार है ही कोई नहीं,
ठीक है। और अगर उसकी वजह ये थी कि यहाँ से अगर रडार लगेगा भी तो लाइन ऑफ साइट में देखता है ना, तो जो ही जहाज टेक ऑफ करता है तो ये आगे, ये देखें ये पहाड़ी उसके आगे आ गई। जब ये पहाड़ी आगे आ जाएगी तो उसको नजर नहीं आएगा या पहाड़ी के ऊपर लगा हुआ हो, तो फिर भी देखेगा कितनी देर, ज्यादा से ज्यादा जब तक इस पहाड़ी के आगे जहाज नहीं आ जाता। और अगर बुंजी के आगे तो फिर वैसे ये पहाड़ी आ गई तो उसको नहीं नजर आएगा, जहाज नजर नहीं आएगा। तो ये फिर जब तक ये इस्लामाबाद नहीं पहुंचता था जहाज, एक्चुअली एक टाइम था जब ये जहाज उड़ रहा है उस वक्त इस्लामाबाद में भी रडार नहीं होता था। ये रडार थोड़ा सा आके 89 में शायद रडार लग गए थे। अच्छा। लेकिन उससे पहले रडार नहीं होते थे। अच्छा। तो ये जहाज गिलगित से चल के जब तक ये इस्लामाबाद से 25 मील दूर नहीं पहुंचता था तो कोई रडार इसको ट्रैक नहीं कर सकता। तो आपने जैसे एक पॉसिबिलिटी ये बताई कि इसने इंडिया के टेरेन में ये गलती से एंटर हो गया, तो क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान या इंडिया के कोई सिविल एयरक्राफ्ट्स को कर दिया गया हो, मतलब शॉट डाउन? जी, 2 दफा ऐसे हुआ है। एक दफा 1965 की जो वॉर स्टार्ट होते ही जी। एक जहाज था जो कि बीच क्राफ्ट था, वो पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस कर गया था। उस वक्त एक F-86 जिसके पायलट फ्लाइट कैश थे वो वहाँ उस एरिया में मौजूद थे। तो उन्होंने ये जहाज देखा, रडार से पूछा तो रडार ने कहा कि इसको आप शूट कर दें, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपको मालूम तो नहीं है कि अंदर कौन बैठा हुआ है। तो रिकॉनेसेंस करने के लिए, आपके ट्रूप्स की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए वो जहाज वहाँ उड़ रहा हो तो उसको वो कर दे। जी सर, हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि किस तरह से हुआ सारा। तो ये क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि एक इंजन फेल हो गया हो और पायलट से हैंडल ना हुआ हो और जहाज गिर गया? बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक इंजन फेल हो गया हो, और उसके साथ एक इंजन फेल होना तो एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, उसको तो बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी डिले हो जाए, उसको आप कंट्रोल ना करें प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपके पास चांस नहीं होता, क्योंकि जहाज फिर जो फील्ड इंजन होता है उसकी तरफ रोटेट करता है जहाज, और अगर आपने उसको फिल फॉर कंट्रोल नहीं किया तो जहाज नीचे गिर सकता है। okay. और इसमें ये जो पायलट बैठे होते ये बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग थे। मेरा ख्याल है ये नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर ये हुआ है तो फिर ऐसी जगह जाके हुआ है जहाँ की बर्फ थी और जहाज बर्फ में गिर गया। okay. और उनको ना मौका मिला बताने का, क्योंकि असूल तो यही है कि अगर आपका इंजन भी फेल हो तो सबसे पहले आपने जहाज को कंट्रोल करना है, और कॉल वगैरह बाद में देते रहेंगे जब जहाज आपके कंट्रोल में आ जाए। जहाज को उड़ाना लाजमी है। तो अगर तो इंजन फेलियर हुआ है तो फिर ऐसी जगह हुआ है जहाँ के बर्फ थी और बर्फ के ऊपर गिर गया। जो उसका नॉर्मल रूट था उसमें कहीं बर्फ दिखाई नहीं दे रही, स्वाय इसके कि अगर वो नागा पर्वत के अराउंड चला गया हो जहाज, या वो थोड़ा सा रूट को फॉलो ना उसने किया हो और ऐसी जगह जाके उसका इंजन फेल हुआ है जहाँ के नीचे बर्फ थी। पर तो दोनों केस में फिर उसने अपने रूट को फॉलो नहीं किया। ओके, तो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे? हेलीकॉप्टर्स मौजूद नहीं है कि वो जाके देखें कि ये क्या हुआ है, या किस तरह से पीपल जो वहाँ के इर्द गिर्द के रिहायशी हैं वो रेस्क्यू करने नहीं जा सकते फौरन? बिल्कुल, इस तरह है कि जो रेस्क्यू फैसिलिटीज होती हैं हेलीकॉप्टर वगैरह की, वो इस तरीके से है कि भाई आपके एयरफील्ड जो है उसका क्या स्टेटस है। तो गिलगित एक तो बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे एयरफील्ड है, वहाँ आप एक हेलीकॉप्टर पोजीशन करते हैं और उसके बहुत सारे पायलट्स हों, और बाज़ बात जब जहाँ बर्फबारी होती है बहुत ज़्यादा, तो बाज़ बात तो फ्लाइट्स भी या बादल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो फ्लाइट्स जाती नहीं के रोज़। तो वो फिर बड़ी अनयूजुअल चीज़ है कि आप वहाँ एक हेलीकॉप्टर पोजीशन करते हैं। और नॉर्मली ये सिविल जहाज बहुत सेफ होते हैं, प्रोपेलर एयरक्राफ्ट खास तौर पे या जेट भी, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। तो पाकिस्तान में जो नॉर्मल सर्च एंड रेस्क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले तो बिल्कुल ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थी, क्योंकि उसके पास हेलीकॉप्टर्स थे। बाद में जब आर्मी के पास हेलीकॉप्टर्स आ गए तो आर्मी ने भी हेल्प करना शुरू कर दिया। इसमें पोजीशन में यह था कि आपको बताना, पहले ढूंढें आप कि वो जहाज है कहाँ, तब हेलीकॉप्टर जाके सर्च करता है कि उसका रैकेज किधर है। तो अब C-130 को आप भेजते हैं या आप दूसरे फोकर को भेजते हैं कि वो चेक करने चला जाए। इस जहाज के मामले में बहुत लंबी सर्च हुई। C-130 कई महीने सर्च करते रहे, PIA के जहाज सर्च करते रहे, अफगानिस्तान तक सर्च किया गया कि कहीं, मतलब हर किस्म की पॉसिबिलिटी जो है उसको एक्सप्लोर किया गया। और इंडिया के साथ भी बातचीत की गई। इंडिया ने कहा कि भाई हमने कोई जहाज को शूट डाउन नहीं किया।
हमारी तरफ कोई जहाज नहीं आया। और ये टेरेन ऐसी है कि बाद औक़ात और अगर स्पेशली कवर हो जाए तो जब तक बर्फ नहीं पिघलेगी तो नजर नहीं आएगा। तो कोई पता नहीं कि कब जाके ग्लोबल वार्मिंग हो और पता जाके ये फिर जाके पता नहीं कभी ये जहाज कभी नजर आए या नहीं आए। लेकिन यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको बहुत सर्च किया। अच्छा, इस यहाँ में एक बात वो आपको बताऊं कि गिलगित में एक बात मशहूर है वहाँ के लोगों में कि यहाँ एक बहुत बड़ा जानवर रहता है जो कि गुस्से में आए तो जहाज को पलटा देता है, उसको मार के नीचे गिरा देता है या उसको खा भी लेता है। तो गिलगित लोगों में तो ये मशहूर है कि जहाज को जानवर ने खा लिया। ओह माय गॉड, अच्छा मिथ है ये कोई? जी, ये एक वहाँ की मिथ है। माइथोलॉजी बड़ी अजीब चीज होती है। तो जैसा ग्रीक माइथोलॉजी में तो सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही नजर आता है कि और ग्रीक्स आए भी थे गिलगित में, काफी आए भी थे। तो ये तो बहुत ज्यादा इसकी सर्च हुई। अच्छा, एक और थ्योरी भी है जिसके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कि जहाज एक्चुअली गुम होके तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गया और वहाँ कोई स्पाई था, उसने उसको शूट कर दिया। उसके पास चूंकि टाइम तो था नहीं और उसने क्या अपने कैप्टन से पूछे, उसने बस ट्रिगर हैप्पी था शूट कर दिया। एक पीआई के पायलट हैं, उनसे मेरी कुछ हुई, बल्कि बातचीत तो नहीं हुई लेकिन उनका मैंने राइटा कुछ पढ़ा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि उस वक्त बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी फर्स्ट टाइम। तो जब वो हट गई तो एक दफ़ा वो इनके जहाज में सफ़र कर रहे थे तो इन्होंने उनको कॉकपिट में बुला लिया और कॉकपिट में बुला के उनको कॉफ़ी दी और कहते कि मैं सोच ही रहा था कि उनसे मैं पूछूं कि वो जहाज का क्या हुआ। तो वो खुद ही कहने लगी बेनज़ीर कि सो व्हाट हैपेंड टू दैट फोकर व्हिच गॉट लॉस्ट, उसका क्या हुआ फोकर का जो कि गुम हुआ था। तो इन्होंने कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म थी, आपको बेहतरीन पता होगा, आप हमें बताएं कि फोकर का क्या हुआ। तो आगे से उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। ये जो बात है ना, इससे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसको बड़ी कुव्वत मिलती है कि कोई ऐसा मामला हुआ जो कहा जाता है कि जो ही जहाज को शूट डाउन किया गया तो राजीव गांधी जो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर फौर बेनज़ीर भुट्टो को फोन किया और कहा कि देखें गलती से जहाज शूट हो गया तो बेहतर है कि इस मामले को दबा दें, अगर हम इसको हाइक में ले आएंगे तो दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाएगी, कोई 4-5 हजार बंदा और मारा जाएगा और वो फोकर तो वापस आएगा नहीं। तो ये भी एक बात है जो कि उन साहब ने खुद लिखी। सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं। जी, बेनज़ीर भुट्टो से ये सवाल पूछा और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। दिस इज सैड। तो अगेन वही बात हो गई कि हर जगह, मतलब हमारी पाकिस्तान में हमारी मतलब एयरलाइन में क्यों इतने क्रैशेस और तो कभी सुनने में नहीं आता जितने हमारे पीआईए में क्रैशेस होते हैं। तो इसकी क्या रीजन है? हम बार बार हर शो में बोलते हैं, फिर ये सवाल ज़हन में आ जाते हैं एंड में, हर शो के एंड में। मेरा तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम पाकिस्तानी जो है ना वो हर काम में 2 नंबरी करने के बड़े माहिर हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि हर काम में शॉर्टकट कर लें और चक्कर दे लें। एक दफ़ा एयर चीफ मार्शल पीक्यू मेहदी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडर चीफ थे, तो उन्होंने ये जिम्बाब्वे रहे हुए थे। जिम्बाब्वे की एयरफोर्स पाकिस्तान ने सेट की थी। दाऊद पोता साहब उसके कमांडर चीफ थे और जो थे PSO मेहदी साहब थे और उनके आने के बाद ये वहाँ के कमांडर बने, डिप्टी कमांडर। तो ये जब चीफ बने तो इन्होंने एक दफ़ा अपने एक इंजीनियरिंग चीफ से कहा जो इनके साथ जिम्बाब्वे में थे कि हम जिम्बाब्वे के जो टेक्नीशियन हैं, जो इंजीनियर है, उनकी तरह क्यों नहीं काम कर सकते। तो उसने मिसाल दी, उसने कहा कि जी एक जिम्बाब्वे का टेक्नीशियन था, वो जहाज के ऊपर बैठा हुआ था, कोई 3:30 बजे का वक्त था, तो बैठ के कोक पी रहा था और स्लाइस खा रहा था। तो उसका जो इंजीनियरिंग चीफ था गोरा, उसने आया, उसने कहा तुम काम क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा जी ये जो काम है इसका शेड्यूल टाइम है 2 घंटे, इस वक्त 1.5 घंटा हुआ है मुझे काम करते हुए, आप 2 घंटे के बाद आगे पूछ लीजिएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। कि वो खुद अपने इतने जिम्मेदार थे कि अपने काम को दुरुस्त करते थे। पाकिस्तान में जब तक सुपरवाइजर ना देख रहा हो तो लोग काम प्रॉपर्ली नहीं करते, उसको छोड़। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम हर चीज में है। मैंने यहाँ तक सुना है कि जब सिमुलेटर के लिए जाते हैं तो पायलट अपनी मर्जी का चेक पायलट लगवा लेते हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इसी तरह जो इनके साइकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर उनेजा, तो उनके भी जो बहुत सारी रिकमेंडेशन थी कई पायलट्स के बारे में कि इनको ये सेफ नहीं है, तो उनकी रिकमेंडेशन जो MDs थे उन्होंने ओवरटर्न कर दी। तो ये जो चीजें हैं ये हमें खत्म करनी पड़ेगी। हर आदमी अपना काम करे और A1 करे। तो आम एयरलाइन एयर अलास्का है जिसका आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एयर अलास्का तो छोटी सी एयरलाइन है और एक टाइम था कि PIA दुनिया के बेहतरीन, हमेशा जो टॉप 10 एयरलाइन में थे उसमें PIA का नाम होता था।
तो अगर सारे काम को दोबारा से देखा जाए और सारे लकून निकाल के हर आदमी अपना काम मेहनत से करे और किसी की सिफारिश ना सुनी जाए, मेरिट पे काम हो, तो हम दोबारा से PIA वहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और एंड हमें समझ आ गई, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया। अगेन सैड स्टोरी एंडिंग हुई, इतनी सारी सोल्स उस पे ऑन बोर्ड थी, क्या रीजन हुआ, क्या कॉन्स्पिरेसीज हैं सारी, अभी तक कोई किसी को पता नहीं चला। तो अब नेक्स्ट हम कौन सा एयर क्रैश कर रहे हैं? नेक्स्ट हम मतलब मलेशिया वाले को देख लेते हैं जो कि गुम हो गया। वो भी गुम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, वो कर लेते हैं। उसमें भी बिलग्रामी साहब थे, तो दोनों में से एक को हम कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एंड आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आप लोग सीरीज ऑफ हमारी एयर इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हमने कर ली हैं, आप देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट देखिए एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस। उसमें विंग कमांडर जफर इकबाल के साथ हमने 5-6 जो है इन्वेस्टिगेशंस कर चुके हैं। आपको बहुत कुछ जो है कहते हैं ना, कई राजों पे से पर्दा जो है उठाया जा रहा है। तो आप देखिएगा जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट जो है हमें और अगली बार बेहतर काम करने का मौका देते हैं। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।